हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। खा पी के तंदुरुस्त मस्त कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए। आप लोग के लिए मैं आ चुका हूँ बायोलॉजी का क्लास कराने सेल के लिए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। जिन्होंने बच्चों ने एन ITI और ITI तरह के जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, उन बच्चे के लिए खुशखबरी है। अपडेट आ चुका है एग्जाम का। कोर्ट ने क्या किया है, बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। और आप लोग बस तैयारी करिए। सेल एक ऐसा लेसन है जहां से क्वेश्चन पूछेगा। 2-4 दिन में ही आप लोग का आ जाएगी, आप लोग का डेट की कब से एग्जाम है। बशर्ते आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए। सेल का मैं पार्ट लेके चल रहा था आप लोग का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कुछ बतलाए थे, आज न्यूक्लियस का थोड़ा सा लेके चलता हूँ। जिन्होंने पिछले क्लास नहीं किए थे, आज उनका कंप्लीट हो जाएगा सेल में न्यूक्लियस। तो चलते हैं बोर्ड की ओर और आपकी पढ़ाई की ओर, आपके लक्ष्य की ओर। और मैं पढ़ाता हूँ सेल में, आज पढ़ाना है न्यूक्लियस। चलते हैं न्यूक्लियस की ओर। न्यूक्लियस होता क्या है। तो बच्चों, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए ये है क्या, ये है क्या। तो ये हम लोग सबको जानते हैं कि ये सेल है। क्या ये सेल है। क्वेश्चन पूछेगा कि है क्या, तो ये सेल है। और सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे मैं मानता हूं आप लोग का ER, हैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये बहुत सारे कोशिकांग होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। और इसी सेल के अंदर बीच में एक और कोशिकांग होता है। ये बीच में जो कोशिकांग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस यानी कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। यानी सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियस का खोज 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में न्यूक्लियस का खोज 1835 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पर इसको देखा था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था ल्यूएन ल्यूएन हॉक सलमान ने। इसको सर्वप्रथम देखा था ल्यूएन हॉक सलमान ने। वो देखा था 1700 ईस्वी में। होगा सर, किस में देखा था, ये देखा था सबसे पहले RBC में। RBC सेल का सबसे छोटी, सॉरी, ब्लड का सबसे छोटी सेल होती है। ब्लड का सबसे छोटी सेल होती है जिसका नाम है RBC। फुल नेम होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में सबसे पहले देखा था ल्यूवेन हॉक सलमान ने 1700 ईस्वी में।
परंतु चर्चा कुछ नहीं हुई थी, पर सबसे पहले उसने देखा था। खोज कर दिया 1835 ईस्वी में, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह केंद्रक के, लिखते हैं कि यह केंद्रक जो होता है ओ कोशिका के बीचों बीच में स्थित होती है। यह कोशिका के बीचों बीच में स्थित होता है। यह जो होता है गोलाकार, ऐसा गोलाकार, अंडाकार आकृति का होता है। गोलाकार एवं अंडाकार आकृति का होता है क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? अब लिखता है यहां पे कि केंद्रक का काम क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह कोशिका विभाजन करता है। या क्या करता है? कोशिका विभाजन में काम करता है। जिस सेल में केंद्रक नहीं होगा उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, उसमें कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। ये मानिए, सेल के अंदर ये द्रव वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम आप लोग के बतलाए थे, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक के अंदर वाला गाढ़ा एक पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक द्रव। जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव कहां रहता है? तो याद रखना, कोशिका के अंदर में द्रव अवस्था में ये रहता है। और कोशिका द्रव में आप लोग के बतलाए थे हम। उसके बाद केंद्रक के अंदर जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। और ये दोनों आपस में मिलके बनाता है प्रोटोप्लाज्म। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इसको नाभिक द्रव भी कहते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? जीव द्रव बनाता है। इसमें 80% जल की मात्रा होती है। जल का सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। केंद्रक द्रव में अंदर क्या रहता है? तो इसमें एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक पदार्थ होता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है। और आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए एवं क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। सभी जीवों में गुणसूत्र होती है और गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। ये डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आनुवांशिक इकाई है।
क्या ये आनुवांशिक इकाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। ये गुणसूत्र क्या होता है, तो सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है। गुणसूत्र को खोज किया था वाल्डेयर ने। किसने खोज किया था? वाल्डेयर ने। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने। अवलोकन किसने किया था? सबसे पहले तो कार्लसबर्ग में। प्रयोगशाला में किसने देखा था? हरगोबिंद खुराना ने। हरगोबिंद खुराना ने सबसे पहले देखा था। किसको? डीएनए को। प्रयोगशाला में क्या था? संरचना किसने दिया था? तो संरचना देने वाला वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये था आप लोग का केंद्रक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, इतना आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसमें बतलाते हैं हम आपको। चलिए, हो गया होगा। अब कुछ और मैं बात इसमें बतला रहा हूं, लिख लिए होंगे तो। इसमें मैं बात बताने वाला हूं आप लोग का कि केंद्रक जो होता है वो जंतु एवं पादप दोनों में होता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन की मात्रा होती है। केंद्रक में 80% जो होती है वो प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। कितना प्रतिशत? 80%। यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। एनिमल्स एवं प्लांट दोनों में पाया जाता है। कौन? न्यूक्लियस। कौन? न्यूक्लियस। होता क्या है और मैं बताता हूं एक चीज और। ये जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग है, जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग है, ईआर, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ये सभी को आदेश देने का काम करता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कार्य करने का काम करता है। इसीलिए ये सब का आदेश देता है। खाली एक व्यक्ति से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वो है आपको लाइसोसोम। क्योंकि अगर लाइसोसोम के ये ज्यादा कुछ बन बुन किया तो लाइसोसोम के पास एक खतरनाक एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक, और यह हाइड्रोलाइटिक अगर जिस पर छिड़क दिया उसको पाचित कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। इसलिए उसको थोड़ा कम आदेश काम के अनुसार काम करने के लिए कहता है। बाकी केंद्रक सभी को कहता है तुम यहां जाओ। इसको क्या कहेगा? ईआर में, ईआर दो प्रकार का होता है, आप लोग के पता ही बताया, स्मूथ और क्या बताए थे, एक रैप। स्मूथ वाले को कहेगा तुम वसा का संश्लेषण करो, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करो। और या इसका क्या करेगा, खुरदरी को क्या करेगा, रफ को क्या करेगा, तुम प्रोटीन का संश्लेषण करो। उसके बाद वैक्यूल्स के क्या कहेगा, तुम पानी को संचित करके रखो, तुम जो है जल को संचित करके रखो। उसके बाद आप लोग के राइबोसोम प्रोटीन का, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहेगा, ऊर्जा को यहां से यहां ले जाने का काम, ऊर्जा को रखने का काम करेगा। यानी इसका मतलब है कि इसमें सभी का काम करने का आदेश कौन देता है? केंद्रक देता है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, बोलिएगा।
केंद्रक को। किसको बोलेंगे? केंद्रक को। जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल पावर किसके पास है? ब्रेन के पास है, दिमाग के पास है। उसी प्रकार से ये कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग है उस सभी का कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। समझे? और केंद्रक जो होते हैं वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर? 4 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं अच्छे ढंग से। देखिए, हम आपको पढ़ाए केंद्रक, कि केंद्रक को कोशिका का कहा जाता है कि दिमाग कहा जाता है, ये हमको बतलाए थे। केंद्रक में 80% प्रोटीन की मात्रा होती है। लेकिन अब हमके ये जानकारी लेना है कि केंद्रक के कितने भाग होते हैं। तो हम आपको बोर्ड पे लिख चुके हैं कि केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? केंद्रक के 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चारों भाग कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम फिगर से क्या करेंगे? समझेंगे। सबसे पहले देखें केंद्रक के 4 भाग होता है। जो होता है न्यूक्लियस के 4 भाग होता है। पहला होता है केंद्रकीय आवरण, जो बाहरी भाग होती है। सबसे आवरण पीछे नहीं रहेगी, बाहर में रहेगा, इसलिए केंद्रकीय आवरण। दूसरा है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव के बाद है क्रोमैटिन का जाल। क्रोमैटिन जाल। और सबसे अंदर जो होती है उसको बोलते हैं क्या? केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। तो सबसे पहले मैं आप लोग का एक फिगर बताता हूं और फिगर से बताने की कोशिश करता हूं। ये भाग क्या है? ये मानते हैं कि आप लोग का ये सेल है। अब ये सेल है, तो ये सेल के ध्यान दीजिएगा कि बीच में क्या है? ये केंद्रक है। सेल के बीच में क्या है? ये केंद्रक है। अब मानते हैं कि केंद्रक के बाहरी भाग में जो है, ये बाहरी भाग, ये ही बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं केंद्रक आवरण। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक के आवरण। ये बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक आवरण। केंद्रक के आवरण का समझे। अब केंद्रक आवरण होती है, उसके बाद इसमें केंद्रक में द्रव रहती है, लिक्विड रहती है। अंडा आप लोग देखे होंगे, अंडा को आप कभी फोड़े होंगे। अंडा को फोड़िएगा तो देखिएगा उजला पार्ट्स के साथ साथ पीला पार्ट्स भी उसमें रहता है। अब पीला पार्ट्स इधर उधर होते रहेगा, इधर उधर होते रहेगा, जब तक उसको हम चम्मच या किसी के सहायता से जब तक उसको हम तोड़ेंगे नहीं। जब तोड़ के करेंगे तो उसके अंदर से द्रव बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि ऊपर में केंद्रक के ऊपर आवरण होता है। तो हम लोग देखेंगे यहां पे कि केंद्रक के अंदर क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। अब केंद्रक द्रव में कहा जाता है, केंद्रक द्रव में हम लोग देखेंगे कि इसमें जब केंद्रक कोशिका का डिवीजन करता है, सेल का विभाजन करता है, कोशिका जब सेल का डिवीजन करता है, जैसे अमीबा कोशिका विभाजन करेगा अलैंगिक जनन के द्वारा, तो उसी प्रकार से कोशिका विभाजन होती है तो वहां जाल जैसी रचना दिखाई पड़ती है, डोरी जैसी रचना दिखाई पड़ती है, और उसको हम लोग कहते हैं, याद रखिए ऐसे से दिखाई पड़ती है अंदर में, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन का जाल। क्रोमैटिन का जाल। एकदम स्थिर से पढ़िए। और क्रोमैटिन के जाल के अंदर पार्ट्स होती है, इसी को हम लोग कहते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। तो ये था चारों पार्ट्स। आपका सबसे बाहरी भाग है वो केंद्रक आवरण हो गया, झिल्ली होगी, क्या समझे। उसके अंदर वाला जो भाग है केंद्रक, उसको केंद्रक द्रव कहेंगे। केंद्रक द्रव के पार्ट्स के अंदर जो होता है उसको क्रोमैटिन जाल कहेंगे। इसमें गुणसूत्र सारा चीज दिखाई पड़ेगा आपको। क्रोमैटिन जाल किसके संपर्क में रहता है ये भी आपको बताएंगे हम, और ये केंद्रक के केंद्रिका होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी जस्ट पढ़ने वाला हूं मैं, क्या? केंद्रक आवरण।
केंद्रक आवरण क्या काम करेगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो कहेंगे यह केंद्रक के बाहर होती है, ये केंद्रक के क्या होती है, बाहर होती है। तो थोड़ा सा देखो कि मेरे बच्चों दोस्तों, देखो कि ये केंद्रक है और केंद्रक के बाहर में क्या है, झिल्ली जैसी रचना बनाए हुए हैं, तो इसी को कहते हैं केंद्रक आवरण। और ये केंद्रक के बाहर होती है। जो कोशिका द्रव जो कहता है कि केंद्रकीय तत्व को कोशिकीय तत्व से अलग करता है, जो ये कोशिकीय तत्व जो है, कोशिकीय पदार्थ जो है, ये कोशिकीय पदार्थ है, ये कोशिकीय तत्व जो इसमें है, लाइसोसोम राइबोसोम जितना भी होता है, ईआर होता है इसमें, और ये केंद्रक द्रव यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, ये दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो केंद्रक आवरण करता है। कौन करता है, केंद्रक आवरण करता है। जैसे मानते हैं कि यहां पर ये केंद्रक है, ये इस सेल है ये, और सेल के अंदर ये क्या है, केंद्रक है, इसके अंदर कोशिका द्रव है ये, और कोशिका द्रव है, और इसके अंदर है क्या, केंद्रक द्रव है ये। अब ये ऊपर से झिल्ली है, तो ये दोनों को अलग करने का काम करता है। एक चीज और करेगा, यह आवरण जो रहेगा केंद्रिका द्रव एवं केंद्रीय तत्व को आदान प्रदान में नियंत्रण करेगा। आदान प्रदान का मतलब लेन देन जो होता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में दोनों में जो प्रोटीन हो, तत्व हो, कोई भी तत्व का लेन देन होता है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। सीमे भर जाने देता है या सीमे भर आने देता है, ज्यादा आने या जाने नहीं देता है। जितना आवश्यकता रहता है उतना ही आने देता है, और जितना आवश्यकता रहता है उतना ही जाने देता है, यानी कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका द्रव में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं उसका, और कोशिका द्रव के साथ केंद्रक द्रव में जो एलिमेंट्स एवं तत्व होते हैं, उस दोनों को आने जाने में क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जिसका जितना जरूरत रहता है उतना लेने देता है। अब लिखता है, ये जो होती है, ये जो झिल्ली जो होती है केंद्रकीय आवरण, ये केंद्रकीय आवरण जो है दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है। कौन से झिल्ली के द्वारा, दोहरी झिल्ली के द्वारा मिलकर बनी होती है। अब ये दोहरी झिल्ली जो होती है, और दोनों झिल्लियों के अलग जो करते हैं, वो अलग हम लोग करते हैं पेरीन्यूक्लियस स्पेस के द्वारा अलग करते हैं। पेरीन्यूक्लियस स्पेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है। चम्मच से कभी फोड़ते होंगे, लेकिन ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ता है। और ये दोनों झिल्ली जो होती है, याद रखना, ये झिल्ली जो है इसको कहेंगे बाहरी झिल्ली। कैसी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। और ये जो है पार्ट्स, इसको कहेंगे आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली। अब केयर करना, बाहरी झिल्ली जो रहता है क्रोमैटिन पदार्थ के संपर्क में रहता है। उसकी द्रव जो होता है, यहां पे देखेंगे, केंद्रीय द्रव जो होता है, केंद्रीय आवरण जो होती है, केंद्रीय आवरण और केंद्रीय आवरण दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है। कितने झिल्ली से, ये दोहरी झिल्ली से। तब बाहरी जो होती है, बाहरी झिल्ली, वो क्रोमैटिन पदार्थ से लगा रहता है। जबकि जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली, वो ईआर से लगी हुई रहती है। इससे लगी रहती है, ईआर से। और ईआर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बहुत गजब नाम है, अंतःपाद्रवी जालिका। अंतःपाद्रवी जालिका। एक लड़का पूछा, सर क्या है, बोले अंतःपाद्रवी जालिका। याद कम रखो, ज्यादा नाम रखो ईआर। इसको पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फिक्स है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो उस पर राइबोसोम रहेगा। तो फिक्स है कि इस पे क्या रहेगा, राइबोसोम रहेगा। और राइबोसोम रहेगा तब फिक्स है कि इस पे प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो याद है कि इस पे क्या रहेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यह था इसका बाहरी भाग, केंद्रकीय
आवरण था। केंद्रीय आवरण क्या काम करता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव ये दोनों को आगे अलग करने का काम करता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव ये दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व जो होते हैं, वे दोनों को आदान प्रदान में नियंत्रण करने का काम करता है। केंद्रक द्रव दोहरी झिल्ली से बनी होती है। दोनों दोहरी झिल्ली से जब मिली होती है तो दोनों झिल्लियों के अलग करने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो बोलते हैं। पेरी न्यूक्लियस स्पेस के द्वारा ये अलग होती है। बाहरी झिल्ली किसके संपर्क में रहती है? तो क्रोमैटिन पदार्थ के संपर्क में रहती है। आंतरिक झिल्ली किसके संपर्क में रहती है? तो आंतरिक झिल्ली आपको हम बताएं कि ईआर के संपर्क में रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संपर्क में रहती है, और उसके संपर्क में रहेगी तब फिक्स है कि उस पर राइबोसोम रहेगा, और राइबोसोम रहेगा तब फिक्स है कि प्रोटीन का संश्लेषण होगा। उजला वाला भाग में, अंडे के उजले वाले भाग में भी प्रोटीन अधिक मिलती है, याद रखिए। तो ये था आपका कौन पार्ट से? केंद्रीय आवरण। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं बताने वाला हूं केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव जो है, केयर करें यहां पर कि केंद्रक के आंतरिक भाग है कि बाहरी भाग? तो केंद्रक द्रव है आंतरिक भाग। और केंद्रक द्रव में आपका अनुवांशिक पदार्थ मिलने वाला है बच्चों। तो मैं इसको बताने वाला हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं बताने वाला हूं आप लोग का। चलिए हम लोग अभी पढ़ें क्या? केंद्रकीय आवरण। क्या पढ़ें? केंद्रकीय आवरण। इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूं केंद्रक द्रव। क्या पढ़ने वाला हूं? केंद्रक द्रव। तो हम लोग सबको जानते हैं केंद्रकीय आवरण। केंद्रकीय आवरण जो होती है उसके अंदर वाला जो पार्ट्स होता है, अंदर वाला जो पार्ट्स होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। इसको हम लोग केंद्रक द्रव, इसको हम लोग जीव द्रव के नाम से भी जाना जाता है। लिखता है कि केंद्रक में पाए जाने वाला ये जीव द्रव है, यानी केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर, यानी केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये पाए जाने वाला ये क्या है? एक प्रकार की जीव द्रव है। क्या है? जीव द्रव है। ये मैंने पढ़ चुका हूं। क्या? केंद्रीय आवरण। तो इसको मैं मिटा देता हूं। केंद्रीय आवरण कुछ और लिखने के लिए होगा। उसके बाद लिखता है क्या कि जीव द्रव होता है जिसे हमको मालूम है क्या कहते हैं इसको? एक चीज और कहते हैं, केंद्रीय सैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे केंद्रीय सैप के नाम से भी जाना जाता है। यानी केंद्रक द्रव को क्वेश्चन पूछेगा, केंद्रक द्रव को, केंद्रक द्रव को केंद्रक सैप के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक सैप के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो पूछेगा कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव को और किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रक सैप के नाम से भी जाना जाता है। अब केंद्रक सैप के नाम से जाना जाता है तो याद रखना यहाँ पे इसमें पाया क्या क्या जाता है? तो याद रखिए इसमें पाया जाता है आपका फास्फोरस। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा कि केंद्रक द्रव में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मारिएगा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन, फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। उसके बाद इसमें रहता है क्या? प्रोटीन। क्या रहता है? प्रोटीन। उसके बाद इसमें रहता है कुछ न्यूक्लिक अम्ल। क्या रहेगा? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल हम लोग सबको जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। यानी केंद्रक के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि केंद्रक के अंदर जो होती है वो अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख डाला है कि इसमें फास्फोरस, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब लिखना है यहाँ पे, समझना है कि सर इसमें क्या मिलते हैं? तो देखिए केंद्रक में है, केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमैटिन जाल मिलती है। क्या मिलती है? क्रोमैटिन। क्या मिलती है? जाल मिलती है। और हम आप लोग के बताए थे कि केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला हम आप लोग के क्या बताएं? केंद्रीय आवरण बताएं। दूसरा केंद्रक द्रव बता रहा हूं। और इसमें मिल गया कोची कि क्रोमैटिन जाल, जबकि हम आपको पढ़ने के लिए बताए थे कि क्रोमैटिन जाल भी इसमें मिलता है। एक भाग है जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई
पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि केंद्रक के द्रव किसे कहते हैं, तो याद रखना केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक जीव द्रव है जिसे केंद्रकीय सैप भी कहते हैं। इसमें फास्फोरस एलिमेंट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या मिलती है, तो इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें क्या मिलती है, इसमें क्रोमैटिन जाल जैसी रचना दिखाई पड़ती है। तो क्रोमैटिन जाल पढ़ना है, तो चलिए इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूं क्रोमैटिन जाल। क्रोमैटिन जाल को हम लोग थोड़ा देखेंगे, क्या समझे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या समझे। इसके पहले हम आप लोग के बताएं क्या क्रोमैटिन जाल, और अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि क्रोमैटिन जाल जो होता है वो केंद्रक द्रव के क्या होती है, अंदर होती है। तो देखिए मैं बताने वाला हूं आप लोग एक फिगर से, फिर आप लोग का क्या समझे। मानते हैं कि क्या है, ये सेल है, क्या है, ये सेल है, क्या है, ये सेल, और सेल के अंदर ये क्या है, मानते हो केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के ऊपर आप लोग के बता के गए हम कि केंद्रक के क्या है, आवरण है, और केंद्रक आवरण के अंदर आप लोग के बताएं कि इस प्रकार से जाल जैसी रचना मिलती है, जाल जैसी रचना मिलती है। तो इसको हम लोग के क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन की जाल, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन की जाल बोलते हैं, क्रोमैटिन की जाल बोलते हैं। अब हो गया क्रोमैटिन की जो जाल होती है ये कहां होती है, तो क्रोमैटिन की जो जाल होती है ये केंद्रक के अंदर होता है। कहां होती है, केंद्रक द्रव के अंदर ये होती है, ये केंद्रक के द्रव के अंदर होता है, केंद्रक द्रव के अंदर होता है। ये कब दिखाई पड़ता है, लिखेंगे हम कि यह कोशिका, या कोशिका विभाजन के समय मोटी दिखाई पड़ती है, कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ती है। ये कोशिका विभाजन के समय जो दिखाई पड़ेगी कौन, क्रोमैटिन जाल, उसी को हम लोग कहेंगे मालूम है क्या, क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या बोलेंगे, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। कोशिका विभाजन के समय जो दिखाई पड़ेगा क्रोमैटिन को, जब कोशिका विभाजन होगा तो उस समय जो दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब एक चीज और यहां पे देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि सर इसमें पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। एक चीज और पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है। डीएनए, आरएनए सारा चीज पाया जाता है, किसमें, क्रोमैटिन का जाल में। आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब होता है कि क्रोमैटिन की जाल जो होता है इसे किस समय दिखाई पड़ता है, तो लेते हैं केंद्रक के अंदर होता है। ये कोशिका विभाजन जब करता है तो उस समय मोटी जैसी दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन की जाल जो होता है इंटरफेज में दिखाई पड़ता है, ये इंटरफेज में दिखाई पड़ता है, इंटरफेज में दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्रोमैटिन जाल कब दिखाई पड़ता है, इंटरफेज अवस्था में दिखाई पड़ता है। जब कोशिका विभाजन होती है उस समय डरी जैसी रचना दिखाई पड़ती है, लंबी लंबी जैसी रचना दिखाई पड़ती है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। फिर पूछेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन जाल में क्या क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, नैनोस्टोन प्रोटीन भी भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। अब होता है क्रोमैटिन जाल होते हैं कितने प्रकार के, क्रोमैटिन जाल दो प्रकार के होते हैं। क्रोमैटिन जाल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्रोमैटिन जाल कितने प्रकार के, तो याद रखना क्रोमैटिन जाल जो होता है, क्रोमैटिन जाल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्रोमैटिन जाल होते हैं। एक जाल जो होता है बिखरा हुआ रहता है, एक जो रहता है बिखरा हुआ रहता, एक घना रहता है। ये क्रोमैटिन जाल जो होती है, जो इंटरफेज अवस्था में दिखाई पड़ती है,
एक जो होती है घना रहता है और एक जो रहता है वो बिल्कुल क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है, चारों ओर फैला हुआ रहता है। तो जो बिखरा हुआ रहता है उसको हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? यूक्रोमैटिन। जो बिखरा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूक्रोमैटिन कहा जाता है, यानी यूक्रोमैटिन। और जो घना रहता है उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो आप लोग के मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रोमैटिन का जाल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, बिखरा हुआ भी रहता है, घना भी रहता है। जो घना रहता है याद रखना इसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और जो बिखरा हुआ रहता है पूरे कोशिका केंद्रक द्रव में क्या होता है, बिखरा हुआ चारों ओर फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहते हैं। क्या बोलेंगे? यूक्रोमैटिन कहेंगे। तो क्रोमैटिन जाल कब दिखा पड़ता है? इंटरफेज में दिखा पड़ता है। ये कब दिखा पड़ता है? इंटरफेज अवस्था होती है तब दिखा पड़ती है। और जब कोशिका विभाजन होती है तो डोरी जैसी रचना दिखा पड़ती है। हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? पिछले बार भी मैंने बताया कि इसका खोज वाल्डेयर ने किया था। जीवों में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। जैसे मानव में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होती है। तो इसके बाद मैं क्रोमोसोम भी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसको खत्म पूरा करने के बाद वो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोग का क्रोमोसोम का, समझे? अब इसके बाद हम लोग का आ गया एक केंद्रिका। क्या आ गया? केंद्रिका, जो बहुत ही छोटा चीज है, मैं आप लोग को बताता हूं, तब इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। सेल, सेल के अंदर आप लोग के बतलाए थे क्या हम, ये केंद्रक, और ये केंद्रक के अंदर जो पार्ट्स थी आप लोग के बतलाए थे, ऊपर वाला आवरण थी। क्या बताए थे? आवरण थी। आवरण के भाग, जो ये भाग इसमें था वो क्या था? केंद्रक द्रव था। केंद्रक द्रव के जो ये भाग जो था इसको हम लोग क्या बताया? डोरी नमा सब क्रोमैटिन जाल था। क्रोमैटिन जाल के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका, जिसको हम लोग न्यूक्लियस से कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी केंद्रिका कहते हैं। इसका खोज, न्यूक्लियस का खोज 1781 ईस्वी में फंटाना ने किया था। किसने किया था? केंद्रिका का खोज जो किया था वो किसने किया था? फंटाना ने किया था 1781 ईस्वी में। कब किया था? 1781 ईस्वी में किया था। लिखता है कि यह केंद्रक में, यानी यह केंद्रक के अंदर, यानी केंद्रक में, यानी केंद्रक के अंदर ये बड़ा सा गोलाकार और विकेंद्रीय धनी आकृति का होता है, यानी विकेंद्रीय धन कहता है घनी आकृति की होती है। कौन? केंद्रक। कौन? केंद्रिका। कौन? केंद्रिका जो होता है विकेंद्रीय घनी आकृति का होता है। लिखता है कि इसमें बोलता है भीतरी भाग में मैट्रिक्स रहता है। क्या रहता है? मैट्रिक्स, जो द्रव में घुली हुई रहती है, केंद्रक द्रव में घुली हुई रहती है। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? इसमें मैट्रिक्स होती है। फिर से समझते हैं हम कि न्यूक्लियस क्या होता है। याद रखते हैं कि केंद्रिका का जो खोज किया 1781 में किसने किया? फंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया। क्या समझे? ये कहां पे याद रखना है? केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर बड़ा गोलाकार एवं विकेंद्रीय घनी आकृति में होती है। इसके अंदर, यानी केंद्रिका के अंदर जो होते हैं भीतरी भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, जो केंद्रक द्रव में घुली हुई रहती है। अब इसके बाद क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि क्या काम करता है ये केंद्रिका का काम क्या है। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और आरएनए का भी संश्लेषण करता है। ये आरएनए का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? आरएनए का संश्लेषण करेगा। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका संश्लेषण करेगा। ये प्रोटीन का भी संश्लेषण करने का काम करता है। साथ में क्या करता है ये चीज? ये राइबोसोम का भी निर्माण करता है। ये राइबोसोम का भी निर्माण करता है। तो याद रखना ये आरएनए का भी संश्लेषण करता है, प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है, राइबोसोम का। अब क्वेश्चन होगा कि आरएनए तो 3 प्रकार का होता है सर, टीआरएनए, एमआरएनए और एक आरआरएनए। यानी आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है मैसेंजर एमआरएनए, और एक होता है आप लोग का आरएनए, राइबोज आरएनए। तो क्या है, कौन सा आरएनए का संश्लेषण करेगा मेरे बच्चों?
इसमें मैसेंजर आरएनए का ट्रांसफर कर इसमें निर्माण करेगा। किसका? मैसेंजर यानी एमआरएनए का निर्माण करेगा। हम जब सेल में चल ही रहे हैं तो याद रखिए डीएनए का पूरा मैं बतलाने वाला हूं, क्या समझे, और उसमें आप लोग का आरएनए और डीएनए आएगा आप लोग का। लेकिन इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आप लोग के पढ़ाने वाला हूं क्रोमोसोम गुणसूत्र, क्या समझे, और जीवों में गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है। इसके बारे में मैं आप लोग का बहुत ही डिटेल्स बतलाने वाला हूं कि इसका खोज किसने किया था, ऊपरी भाग इसकी संरचना कैसी होती है, सारा चीज मैं बनाने आप लोग का बताने वाला हूं। खाली सब्र बांध के रखिए और जो मैं बताता हूं आप लोग रोक रोक के वीडियो नहीं तो क्या कीजिए, लिखिए, क्या समझे। उसके बाद मैं आप लोग के बता रहा हूं आज की जो मैं चारों चीज मैंने बताया। सेल के 4 भाग होते हैं, केंद्रीय आवरण, बाहरी भाग केंद्रीय आवरण होता है, केंद्रीय आवरण के अंदर वाला जो भाग होता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव में हमको मिला क्रोमैटिन जाल जो इंटरफेज अवस्था में दिखाई पड़ती है, क्या समझे। जब विभाजन होती है तो उस समय क्रोमोसोम दिखाई पड़ता है, मैंने आप लोग के बताया। और क्रोमैटिन जाल के अंदर पाया जाता है केंद्रिका, जिसका खोज आप लोग के फंटाना ने 1881 ईस्वी में किया था। इसमें एमआरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है और राइबोसोम का संश्लेषण होता है। तो आज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या समझे। और स्क्रीनशॉट के साथ एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर मेरी वीडियो आप लोग की अच्छी लगती है तो मुझे कहने की क्या जरूरत है, आप समझदार हैं, क्या करना है आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। थोड़ा शेयर करें दोस्तों के पास कि राहुल सर बायोलॉजी हैं, क्या समझे, बायोलॉजी बाय राहुल सर हैं, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाते हैं, क्या समझे। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लग रहा हो तो आप शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए। आज तक मेरी क्लास इतना ही। फिनिश डे, दैट्स ऑल, गुड नाइट।